नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक यादव वीणा वादनी V2 के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 फिजिक्स का 9वां चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही मजेदार है। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी तक तो आप जानते हैं सिर्फ चुंबक होता है। चुंबक लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन आज हम ये जानेंगे कि एक तो आप चुंबक जानते हैं, दूसरा हम ऐसा चुंबक बनाएंगे, ऐसे चुंबक के बारे में सीखेंगे जिसमें हम करंट की सहायता से, करंट की मदद से, विद्युत धारा की मदद से जो है चुंबक बनाने का, किसी भी पदार्थ को चुंबक कैसे बनाएंगे। देखिए उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले जानना जरूरी है कि चुंबक होता क्या है, इसके क्या क्या गुण हैं। ठीक, चुंबक के बारे में जानना जरूरी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि विद्युत धारा किस माध्यम से कैसे चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न किया जाए। तो इसके लिए पहले इनके प्रभाव को पढ़ा जाए, क्या होता है ये। तो आइए देखते हैं, पहला हमारा हेडिंग है चुंबक तथा चुंबकत्व किसे कहते हैं। देखिए, आप लोग देखे होंगे, अगर आपके पास कोई भी चुंबक होगा, सभी लोग प्रयोग किए होंगे कि वो लोहे के टुकड़े या किसी दूसरे चुंबक, मान लीजिए पहला चुंबक है, कोई दूसरा चुंबक इसी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, लोहे के छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो ऐसा पदार्थ क्या कहलाता है? चुंबक। सिंपल था। चुंबकत्व तो किसे कहते हैं? इसी क्रिया को, जिस जो खींच रहा है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींच रहा है, इसी को क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर पेपर में आ गया कि चुंबक तथा चुंबकत्व को समझाइए, तो आप कैसे समझाएंगे? चुंबक किसे कहते हैं? कहेंगे ऐसा पदार्थ, वह पदार्थ जो लोहे के छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा जिसकी कोई विशेष आकृति नहीं होती है, चुंबक कहलाता है। देखिए, इसमें एक लाइन कहा गया जिसकी कोई आकृति नहीं होती है, तो आप सभी लोग चुंबक देखे होंगे, उसकी कोई विशेष आकृति होती है। आप देखते हैं कि किसी भी तरह से कोई भी आकार होता है उसका, किसी भी तरह से टूट जाता है, लेकिन वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींचता है, इसलिए कोई भी आकार हो वो चुंबक ही है। ठीक, चुंबकत्व किसे कहते हैं? चुंबक द्वारा लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने के गुण को, अपनी तरफ खींचने की क्रिया को चुंबकत्व कहते हैं। अब देखते हैं अगला हमारी हेडिंग है चुंबक के प्रकार। तो देखिए, चुंबक के निम्नलिखित दो प्रकार हैं। बनावट के आधार पर चुंबक निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक चुंबक, दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। हेडिंग से स्पष्ट है, प्राकृतिक चुंबक मतलब ऐसा चुंबक जो प्रकृति में पहले से उपस्थित हो, जो स्वतंत्र हो, मतलब कि किसी द्वारा निर्मित न किया गया हो, प्रकृति में पहले से, जैसे सूर्य, तारे, ये सब क्या है? प्राकृतिक है। तो इसी तरह चुंबक पृथ्वी पर जो पहले से उपस्थित है, जिसे हम मानव द्वारा निर्मित नहीं किया गया है, उसे प्राकृतिक चुंबक कह देंगे, और जिसे हम मानव द्वारा निर्मित किया गया है उसे कृत्रिम चुंबक कहेंगे। अब देखिए, जब प्राकृतिक चुंबक था तो हमें कृत्रिम चुंबक बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, क्या था? प्राकृतिक चुंबक जो था, इसमें किसी भी लोहे के छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का गुण था वो कम था। ठीक, लेकिन जो हमारे वैज्ञानिक या हम लोगों ने जो चुंबक बनाया, कृत्रिम चुंबक, ये इनसे ज्यादा पावरफुल था। ये प्राकृतिक चुंबक से अधिक शक्तिशाली था। ये लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को खींचने में ज्यादा शक्ति रखते थे इनकी अपेक्षा, प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा। तो देखिए, इसमें क्या है? दंड चुंबक, नाल चुंबक, छड़ चुंबक, चुंबकीय सुई, चुंबकीय नाल आदि। ठीक है, तो देखिए, जहां भी जरूरत पड़ता है, 4 चक्का हो, 2 चक्का हो, बड़ी गाड़ी हो, स्पीकर हो, तो जहां भी हमें जरूरत पड़ता है वहां पे हम कृत्रिम चुंबक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी क्षमता अधिक होती है और इन्हें जिस भी आकृति में ढाल देंगे उसी आकृति में ढल जाते हैं। इन्हें क्या है? ये प्रकृति में पहले से उपस्थित है, इनकी इतना पावरफुल नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्राकृतिक चुंबक की परिभाषा कैसे निकालेंगे। पहले तो आप कहेंगे कि चुंबक निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक चुंबक, दूसरा कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? वह चुंबक जो प्रकृति में पहले से उपस्थित है तथा मानव द्वारा बनाया नहीं गया है, जैसे मैग्नेटाइट के पत्थर, लोहे के ऑक्साइड Fe3O4, Fe2O3। ठीक, अगला है कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं? वह चुंबक जिसे हम मानव द्वारा निर्मित किया गया है, जैसे नाल चुंबक, छड़ चुंबक, चुंबकीय सुई, ठीक, चुंबकीय नाल आदि। अब कृत्रिम चुंबक की
चुंबकीय गुण, कृत्रिम चुंबक का चुंबकीय गुण प्राकृतिक चुंबक से अधिक होता है। यही बात हमने कही कि ये लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को बड़ी तेजी के साथ आकर्षित करता है, जबकि ये इनसे धीमे, ठीक, इनसे धीमे गति से आकर्षित करता है। ठीक, अब देखते हैं हमारी अगली हेडिंग होगी चुंबक के ध्रुव। तो देखिए, पहले समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी चुंबक हो उसका दो सिरा होगा, ठीक है। एक उन सिरों पे होता क्या है कि उन सिरों पे एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को खींचने की शक्ति चुंबक में हर जगह सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो जिस बिंदु पर कोई दो ऐसा बिंदु है जिस पर पूरे चुंबक की बात किया जा रहा है, जिस पर कि लोहे के छोटे टुकड़ों को बड़ी तेजी से आकर्षित करने की क्षमता होती है, तो उन्हीं पॉइंट को बोलते हैं चुंबक का ध्रुव, ठीक है। तो उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, पहले आप तो ये कह देंगे चुंबक के ध्रुव में आप ये करेंगे कि चुंबक के दोनों सिरों के निकट स्थित वह बिंदु जिस पर चुंबकत्व या चुंबक का गुण सबसे अधिक होता है, या आप इस प्रकार सिंपल भाषा में भी कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। कहेंगे चुंबक के दोनों सिरों के निकट स्थित वह बिंदु जहां पर लोहे के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण बहुत अधिक होता है या ज्यादा होता है, उन बिंदुओं को चुंबक का ध्रुव कहते हैं। चुंबक के निम्नलिखित दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए, इसको परिभाषित करने से पहले समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कोई चुंबक आपने ले लिया और उसे बीच में से बांध के, बीच में से धागे से बांधकर कहीं भी लटका दीजिए, ठीक है। मान लिया हमने एक चुंबक ले लिया, समझने की कोशिश किया करेंगे हम यहाँ पर। एक चुंबक ले लिए, इसको बीच में से बांधकर एक रस्सी से लटका दिए, ठीक। अब इस चुंबक को किसी भी दिशा में आप घुमा के छोड़ दीजिए, तो चुंबक घूमकर पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव की दिशा में जाकर रुक जाता है। आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं कि जब चुंबक को किसी भी दिशा में आप नचा के छोड़ेंगे तो यह इसका जो दो सिरा होता है, हमने बताया कि दो सिरा होता है, दो ध्रुव होते हैं। वो ध्रुव क्या होते हैं? पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव, उत्तर दिशा तथा दक्षिण दिशा में जाकर रुक जाते हैं। तो जो सिरा उत्तर दिशा में रुकता है उसका नाम रख देते हैं उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण दिशा में जाकर रुकता है उसे दक्षिणी ध्रुव कर देते हैं। तो आप सिंपल भाषा में क्या कर देंगे कि चुंबक के निम्नलिखित दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। अब आप नीचे वाली लाइन में कहेंगे यदि किसी चुंबक को रस्सी में बांधकर पृथ्वी के क्षैतिज, ये देखिए ये हमारी पृथ्वी मान लीजिए, सिंपल समझने की कोशिश कीजिए, ये पृथ्वी है। ऊर्ध्वाधर मतलब इस तरह से, ठीक, यानी 90 अंश का कोण बनाए। क्षैतिज कहने का मतलब है पृथ्वी के समांतर। तो मान लीजिए कोई चुंबक है, हम पृथ्वी पे खड़े हैं, चुंबक को इस तरह से लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्षैतिज हो जाएगा, ठीक। तो क्षैतिज लेकर उसे रस्सी में बांधकर लटका दिए, तो चुंबक जो है पृथ्वी के उत्तरी दिशा तथा दक्षिण दिशा में जाके ठहर जाता है या रुक जाता है। चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा में रुकता है उसे उत्तरी ध्रुव, जो सिरा दक्षिण दिशा में रुकता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक। और इन ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। तो आप सिंपल दो लाइन में क्या कहेंगे कि यदि किसी चुंबक को धागे से बांधकर पृथ्वी के क्षैतिज लटकाया जाए तो चुंबक पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी दिशा में जाके रुक जाता है। चुंबक का जो सिरा पृथ्वी के उत्तर दिशा में रुकता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, तथा चुंबक का जो सिरा पृथ्वी के दक्षिणी दिशा में जाके रुकता है या ठहरता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दोनों चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है, ठीक। अब हमारी अगली हेडिंग होगी, अगली हेडिंग है चुंबक के गुण। तो देखिए कहेंगे कि चुंबक के निम्नलिखित प्रकार के गुण हैं। पहले समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कोई एक प्रकार का चुंबक है, तो इसका चुंबकत्व मतलब कि लोहे को आकर्षित करने का गुण सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। एक नॉर्थ पे होता है, एक साउथ पे होता है, पूरे चुंबक पे। दूसरा क्या है कि यहाँ पर चुंबकत्व कम होता है, यहाँ की अपेक्षा यहाँ सबसे अधिक होता है चुंबकत्व। लोहे को खींचने आकर्षित करने का गुण सबसे अधिक नॉर्थ और साउथ ध्रुवों पर होता है। मध्य में कम होता है, लेकिन चुंबक के बीच में शून्य होता है, ठीक। तो पहला क्या कहेंगे चुंबक के गुण में? पहला ये कहेंगे कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व
सबसे अधिक तथा मध्य में कम चुंबक के बीच में शून्य होता है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि यदि मान लीजिए दो चुंबक है, दोनों का ध्रुव नॉर्थ साउथ है, अगले चुंबक का साउथ और नॉर्थ है, तो देखिए जब दोनों चुंबक को समीप लाएंगे, अगर साउथ साउथ होगा या नॉर्थ नॉर्थ होगा तो दोनों चुंबक क्या होंगे? एक दूसरे से दूर हटेंगे। ठीक है, ये भी दूर भागेगा, ये भी दूर भागेगा नीचे, यानी कि सेम नहीं आना चाहिए, सेम ध्रुव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्थ यहाँ पर है, नॉर्थ यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्थ नॉर्थ आ गया या साउथ साउथ ध्रुव आ गया तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर हटेंगे। और देखिए यदि उल्टा ध्रुव आ गया, एक का साउथ ध्रुव एक के नॉर्थ ध्रुव के समीप हो जाए, या एक चुंबक का नॉर्थ ध्रुव दूसरे चुंबक के साउथ ध्रुव के समीप होगा तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। तो देखिए इस फिगर से हमें क्या मिलता है? चुंबक के गुण का दूसरा हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कहेंगे कि समान प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक में एक समान प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, ये देखिए विपरीत प्रकार का ध्रुव है, एक दूसरे को खींच रहे हैं चुंबक। ठीक, तीसरा क्या है हमारा? तीसरा ये देखिए, अगर किसी चुंबक में दो ध्रुव है, नॉर्थ और साउथ, हमने इस चुंबक को तोड़ दिया, बीच में से क्या किया? तोड़ दिया, एक अलग जगह बना देंगे ताकि स्पष्ट दिखाई दे। मान लीजिए तोड़ दिए, दो टुकड़ों में कर दिए, तो एक तो नॉर्थ यहाँ पर था, एक साउथ इस पे है। अब ऐसा नहीं है कि इसके ध्रुव अलग अलग हो जाए, यहाँ पर नया ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, कैसा उत्पन्न होगा? मान लीजिए ये टुकड़ा है, तो यहाँ पर एक तरफ नॉर्थ है तो दूसरी तरफ साउथ, ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाता है। इस टुकड़े में देखिए एक तरफ क्या है? साउथ है, तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? नॉर्थ। ठीक, इसी प्रकार आप किसी चुंबक को चाहे जितने टुकड़े हुए, 1 लाख 2 लाख, चाहे जितने छोटे टुकड़ों में आप तोड़ देंगे, लेकिन वहां पर दो ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ। उत्पन्न कैसे होता है? मान लीजिए एक टुकड़ा है, उसके एक सिरे पर ना साउथ है तो अगले सिरे पर नॉर्थ उत्पन्न हो जाएगा अपने आप। एक सिरे पर उत्तरी ध्रुव है तो अगले पे दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। मान लीजिए किसी पे दक्षिणी ध्रुव है तो उसके अगले सिरे पे क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है? ध्रुव बनते चले जाते हैं, ऐसा नहीं ध्रुव अलग हो जाता है। तो तीसरा हमको यही समझाना है कि किसी चुंबक को बीच में से तोड़ने पर उनके ध्रुव अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि टूटे हुए भाग में ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। ठीक, पुनः उन टुकड़ों को और छोटे टुकड़ों में तोड़ने पर उनमें भी क्या हो जाता है? ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। ध्रुव एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। ठीक, अब हमारी अगली हेडिंग होगी, देखिए अगली हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो सिंपल है, पहले आप समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक चुंबक है, ठीक, यहाँ पर एक कंपास सुई ले जाते हैं। ठीक, किसी एक बिंदु पर रखेंगे, यदि अगर आप किसी एक बिंदु पर रखते हैं तो कंपास सुई विक्षेपित होकर किसी, मतलब समझने की कोशिश कीजिए, विक्षेपित होकर एक दिशा में ठहर जाती है। मान लीजिए ऐसे हो जाएगी। ठीक, अगर इस कंपास सुई को किसी दूसरे बिंदु पर रखते हैं तो वह किसी दूसरे बिंदु पर जाके स्थिर हो जाती है। तो देखिए इससे स्पष्ट हो रहा है कि कुछ तो ऐसा है कि कंपास सुई को चुंबक के नजदीक ले जा रहे हैं तो वो विक्षेपित हो रहा है। तो इसी से हमें अनुभव होता है कि चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। तो इसको कैसे परिभाषित किया जाए, आइए देखते हैं। कहेंगे यदि किसी कंपास सुई को छड़ चुंबक के समीप किसी बिंदु पर स्थित किया जाता है तो कंपास सुई विक्षेपित होकर किसी एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। ठीक, फिर आगे कहेंगे पुनः कंपास सुई को चुंबक के समीप किसी दूसरे बिंदु पर स्थित किया जाता है तो कंपास सुई पुनः विक्षेपित होकर किसी अन्य बिंदु पर स्थित हो जाता है। इस प्रकार कंपास सुई द्वारा चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव किया जाता है। ठीक, अनुभव हो भी रहा है। तो आप मेन लाइन ब्रैकेट में क्या करेंगे इस तरह से कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का या चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है। ठीक, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक, इसी क्षेत्र में तो हमें अनुभव हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं।
आइए हम अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आप समझ गए चुंबकीय क्षेत्र होता है, लेकिन किस दिशा में और कैसे होता है इसको भी तो जानना जरूरी है। तो क्या कहेंगे, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए कि चुंबक के समीप किसी कंपास सुई को ले जाते हैं, तो चुंबक की सुई की दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की दिशा में, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की दिशा में खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। मान लीजिए कोई कंपास सुई है, ये इस तरह से किसी चुंबक के समीप ले गए। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि इस कंपास सुई की, देखेंगे कंपास सुई को स्थित कर दिए पृथ्वी के दक्षिण दिशा से, मान लीजिए इधर दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा, इधर उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। तो देखिए इस तरह से हुआ नहीं, इस तरह से हुआ, तो देखिए यहाँ पर इसी तरह से ऐसे बनते हैं, दक्षिण दिशा से इस तरह से, दक्षिण दिशा से उत्तर की दिशा में, इस तरह से सभी बल रेखाएं होती हैं ऐसे। ठीक, तो देख रहे हैं वही बात कहा गया है। तो इसे समझने के लिए आप कहेंगे क्या परिभाषा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसे कहते हैं, कहेंगे किसी कंपास सुई को छड़ चुंबक के समीप ले जाने पर कंपास सुई के दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की तरफ खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। ठीक, जिस तरह से ये दिखाई देता है उसी तरह से हमारा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। ठीक, अब हमारी अगली हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अगली हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगली हेडिंग हमारी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इस हेडिंग में हम बात करेंगे कि इसकी तीव्रता क्या होती है। क्षेत्र तो उत्पन्न हो गया, इसकी दिशा भी उत्पन्न हो गई, इसकी तीव्रता क्या होती है, ये हमारी हेडिंग है। इसके लिए हमने एक फार्मूला लिख दिया है, F = IBL sin थीटा। I क्या है, किसी चालक तार में, मान लीजिए ये हमारा क्या है, चालक। पहले देखिए आप फार्मूला और फिगर को समझने का प्रयास करेंगे, परिभाषा हम आपको बिना रटे बताएंगे। ठीक, देखिए ये चालक हो गया, ये हमारा क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये हमारा एक चुंबक हो गया मान लीजिए, और जब चुंबक है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। समझने का प्रयास करेंगे। देखिए I क्या है, हमने एक फार्मूला बना दिया, इसी को रटना है, फिगर को समझना है। देखिए I क्या है, इस चालक में प्रवाहित धारा है। ठीक, एक हो गया। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ये जो हम चुंबक के समीप लेके रखे हैं। ठीक, ये क्या है, B, इसमें प्रवाहित धारा क्या है, I। ठीक, आगे यह क्या है, चालक तार की लंबाई, यहां से मान लीजिए यहां तक की लंबाई क्या है, यह इस चालक की लंबाई। साइन थीटा क्या है, ये जो चालक है और चुंबक है, देखिए चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत मतलब 90 अंश, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यानी कि 90 अंश, वही हमारा क्या है, साइन थीटा है। तो देखिए अगर साइन थीटा का मान अगर 90 रखते हैं, यानी कि लंबवत रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखेंगे, तो साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा। I उस चालक में 1 एम्पीयर का धारा प्रवाहित करें, यदि एकांक लंबाई का हो, मतलब कि 1 मीटर हो चाहे 1 सेंटीमीटर हो। ठीक, तो इसका भी मान I का मान 1 मान ले, L का मान 1 मान ले, साइन थीटा का मान 90 मान ले, तो देखिए I का मान 1 हो जाता है। ठीक, B का मान हमने वैसे रख दिया, L का मान 1 मान लिया, साइन थीटा के स्थान पर साइन 90 हो गया। साइन उसी को नीचे रखते हैं, 1B गुणे 1, साइन थीटा का मान 1 हो जाता है। ठीक, तो 1 1 1 सबका गुणा करेंगे 1 आएगा, B में गुणा करेंगे तो F का मान B आ जाएगा। ठीक, अब इसी से हमको परिभाषा निकालनी है, इसका मात्रक निकालना है, अच्छे से समझना है। तो क्या कहेंगे आप, तो देखिए यहाँ पर थीटा अगर 90 लेते हैं तो इसका मतलब ये है, एक लाइन में समझने की कोशिश करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अगर 90 लेते हैं तो क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पे कहेंगे यदि किसी चालक तार को चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तथा चालक में एकांक
एम्पियर की धारा, एकांक धारा प्रवाहित की जाए, चालक की लंबाई एकांक, यानी I का मान भी 1 होना चाहिए, L का मान भी 1 होना चाहिए। तो एकांक हो तो चालक में उत्पन्न बल चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। तो देखिए सभी का मान 1 हो जाता है, वहां पर b बचता है, तो चालक में उत्पन्न बल, इस चालक में जो उत्पन्न बल होता है वो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। अब देखिए समीकरण नंबर 1 से आप कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो देखिए आप जानते हैं, यहाँ आपको आसानी से बताने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका जो फार्मूला है और जो इसका मात्रक निकालेंगे दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। यह का मान होता है न्यूटन, यह बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। I विद्युत धारा है, इसका मात्रक होता है एम्पियर। इतना तो आपको याद होना चाहिए, छोटे छोटे मात्रक हैं। इनटू B का मात्रक होता है, B का निकालना है हमको, B का ही तो निकालना है। L का मात्रक होता है मीटर, और साइन थीटा पता है आपको कि ये कोई मात्रक ही नहीं है, ठीक, इनके मात्रक नहीं होते। तो B का अगर आप मात्रक निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, B छोड़, ये दोनों राशियां न्यूटन के नीचे हो जाएंगी, यानी इसके नीचे हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, B का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति, यानी बटे जा रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, यानी कि हमने सिर्फ मात्रक को इधर उधर पाछांतर किया है और B का मात्रक निकालने की कोशिश किया है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र, उसके आगे कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, ठीक, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। हम चाहते तो इसको भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये आगे शायद मिल सकता है, मिलेगा भी, ठीक है, तो उसे हम छोड़ देते हैं। सिर्फ याद करेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, वो भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन बताएंगे नहीं, अगले वीडियो में बताएंगे। अब देखिए, तो आप जान गए, उसको परिभाषा देने के बाद आप कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक। यदि किसी, ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी में एक समान चुंबकीय क्षेत्र और असमान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, और असमान चुंबकीय क्षेत्र। तो देखते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, फिगर पढ़ा इसे समझाने में अच्छा लगेगा। तो देखिए कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दिशा समान होने पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि ऐसा कोई जगह हो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, तीव्रता और दिशा दोनों एक समान हो, उस पॉइंट पे उसे बोलते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। फिर से और आगे बताते रहे कि और अगर तीव्रता और दिशा अलग अलग होगी तो असमान चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, ठीक। तो क्या कह देंगे, कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं दिशा समान होने पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है, तथा चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा अलग अलग होने पर असमान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब हमारी अगला हेडिंग जो होगा चुंबकीय बल रेखाएं, देखते हैं। अगली हेडिंग है हमारा चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, चुंबकीय बल रेखा क्या होती है। तो देखिए ये जो रेखाएं आपको दिख रही हैं इसी को बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। इसको कैसे परिभाषित करें, तो देख रहे हैं आप चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र में है तो आप सिंपल सा कह देंगे किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं। देखिए काल्पनिक बोला गया, क्यों, क्योंकि क्या इसको किसी ने देखा है, नहीं, सिर्फ कल्पना की जा रही है कि उसके चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से कोई रेखा निकल रही है जो बाहर से होते हुए चुंबक के उत्तरी ध्रुव में जा रही है, ठीक, और चुंबक के अंदर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रही है, एक वक्र बना रही है, ठीक। सिर्फ आप यहाँ पर कल्पना किया जा रहा है, किसी को आज तक ये दिखा नहीं, ठीक। तो इसलिए चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा बताते समय हम यही करते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, कहेंगे किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उस स्थान में
चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, अविरत प्रदर्शित करती हैं। मतलब देखिए मान लीजिए कोई बल रेखा है तो इस स्थान पर इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र बता रही है कि नहीं बता रही है कि यहाँ पर अगर आप उनका टुकड़ा ले जाएंगे खींचेगी इसे, बता रही है। इसलिए और ये लगातार प्रदर्शित कर रही है, ऐसा नहीं कि कभी प्रदर्शित करेगी कभी नहीं प्रदर्शित करेगी। इसलिए हम कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को अविरत प्रदर्शित करता है। अविरत प्रदर्शित मतलब लगातार प्रदर्शित करता है तथा उस चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। ठीक, मतलब कि यहाँ पर आप कोई रेखा खींचेंगे तो वो बताएगा कि यहाँ पर कैसी तीव्रता है। ठीक, अब देखिए आगे क्या है, अगला इसके नीचे फिगर है, कहेंगे कि देखिए पहले बार समझने की कोशिश करेंगे। देखिए चुंबक के जो समीप होता है, जो बल रेखाएं निकलती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं वो चुंबक के कारण निकलती हैं कि चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से निकलेगी उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएगी। ठीक, इस तरह से होती है। ठीक, लेकिन चुंबक से दूर क्या बात कर रहा है, चुंबक से दूर क्या होता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से होता है। ठीक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से होता है। तो दूर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, समीप चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से बल रेखाएं निकलती हैं, लेकिन उनके बीच में एक ऐसा भी पॉइंट होता है जहां पर बल रेखाओं की संख्या शून्य होती है, कोई भी बल रेखाएं नहीं गुजरती है। उस बिंदु को बोलते हैं उदासीन बिंदु। ठीक, और उस उदासीन बिंदु पर चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो दिशा में विपरीत और परिमाण में समान होता है। इसलिए क्या होता है, उदासीन बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक, तो हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे, उसके नीचे कहेंगे, पहले कहेंगे उसके बाद फिगर बनाएंगे। कहेंगे कि चुंबक के समीप बल रेखा है चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण तथा चुंबक से दूर बल रेखाएं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती हैं। ठीक, इन बल रेखाओं के बीच में दो ऐसे बिंदु होते हैं जहां पर बल रेखाओं की संख्या शून्य होती है। ठीक, बल रेखाओं की संख्या शून्य होती है। उस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। ऐसे भी बिंदु होते हैं जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं शून्य होती हैं, उस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। उदासीन बिंदु पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र तथा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र दिशा में, देखिए दिशा में क्या है, विपरीत है। देखिए एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो दिशा में विपरीत तथा परिमाण में समान होता है, परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत होता है। इसलिए मोटी लाइन में आप कहेंगे अतः उदासीन बिंदु पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र या उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। ठीक, अब देखते हैं इन बल रेखाओं से भी कुछ स्पष्ट हो रहा है। देखिए क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो चुंबक का ध्रुव है उससे जो बल रेखाएं निकलती हैं, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से निकलते हुए, चुंबक के बाहर की बात किया जा रहा है, कोई चुंबक है मान लीजिए इस तरह से, उसके बाहर की बात कर रहे हैं, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव की तरफ जाती है। ठीक, और उसके अंदर चुंबक के अंदर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है, इस प्रकार। ठीक, तो आप आज से जान गए कि चुंबक में बल रेखाएं कैसे उत्पन्न होती हैं, चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र कहां से कहां तक होता है, कहां पर अधिक होता है, कहां पर कम होता है, इसके बारे में आज हम आप लोगों को बता दिए। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो हमारे वीडियो को आसानी से देख सके। अगर आप चाहते हैं कि आप फिजिक्स का सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप YouTube पे वीडियोबात V2 जौनपुर सर्च कीजिए और उसमें प्लेलिस्ट में हमारा सारा वीडियो रखा गया है, आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।